चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे क्या है कि 12 तक हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे, है ना। तो केमिस्ट्री क्लास 9 चला था, उसमें हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ लिए थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। एक्सरसाइज 1 चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 में देखेंगे लिखा हुआ है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, तो देखिए आपको बता दिया गया था कि यदि भोजन को खुली वायु में अधिक समय तक छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि उससे दुर्गंध आने लगता है। और वैसे भोजन जिससे दुर्गंध आने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ। क्योंकि नाम से ही पता चलता है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहने का मतलब वैसा खाद्य पदार्थ जिससे दुर्गंध आता हो, अथवा यह कह सकते हैं कि जिसमें दुर्गंध हो। तो देखिए आपको पहले भी बता दिया गया, आपके सामने आंसर भी लिख दिया गया है। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है, आंसर लिखा हुआ है जब भोजन वायु में लंबे समय तक खुले छोड़ दिया जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगता है, उसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो कभी भी आप देख सकते हैं अपने घर में या कहीं भी, यदि भोजन को अधिक समय तक खुला छोड़ देंगे बिना ढके हुए तो उससे दुर्गंध आने लगता है, और उसी भोजन को हम लोग दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। देखिए आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है, आप समझ भी गए होंगे, या जिस समय क्लास चल रहा था उस समय भी इस बात का जिक्र किया गया था। अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय बताइए। यदि ताज़ा खाद्य पदार्थ है तो आप कोई एक ऐसा उपाय करें जिससे कि वह सड़े नहीं। तो आपको 3 उपाय बताया गया था जिस समय क्लास चल रहा था। आपको आंसर में सिर्फ एक उपाय लिखना है। तो हमने लिख दिया भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। अगर भोजन को आप चाह रहे हैं ताज़ा भोजन को कि सड़ने से बचाएं, अधिक समय तक रखें, मतलब कि खराब ना हो, अधिक समय तक भोजन ताज़ा ही रहे, तो आप क्या करेंगे कि उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, मतलब कि फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से आपका भोजन खराब नहीं होगा, अधिक समय तक आपका भोजन ताज़ा रहेगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। आपके किताब में प्रश्न दिया हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, FeSO4 जीरो के चिन्ह दिया हुआ है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इतना लिखा हुआ है आपके प्रश्न में। तो देखिए अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या लिखी है, केवल देखिए इसको संतुलित करना है ना, तो अगर इसके पहले आप 2 लिख देंगे तो दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। मतलब कि देखिए आंसर क्या होगा, ये प्रश्न है, आंसर नीचे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे 2FeSO4 एरो के चिन्ह देंगे और जो बात लिखा हुआ है उसको आप उतार देंगे, कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि केवल जो एक अभिकारक था, यहाँ पे एक ही अभिकारक यहाँ है, तो जो एक अभिकारक दिया हुआ था उसके पहले क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो 2 लिखने से क्या होगा कि दोनों तरफ समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं Fe 2 है इधर, तो यहाँ भी Fe 2 है। S में देखिए S 2 है, तो यहाँ भी S एक यहाँ है, एक यहाँ 2 है। अरे बस समझ में ना, 2 परमाणु यहाँ S का है। यहाँ ऑक्सीजन का 4 दूनी के 8 परमाणु है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 3 और 2 5 और 3 8, मतलब दोनों तरफ पूरा बढ़िया से यहाँ पे संतुलित है। तो क्या करने से संतुलित हुआ, तो अभिकारक के पहले 2 लिख देने से। तो वीडियो को पॉज करेंगे और 15 क्वेश्चन तक आप लिख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि 15 तक हो गया था। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक का निर्माण करता हो। मतलब 2 पदार्थ मिलके, नहीं 2 यौगिक मिलके यहाँ पे बोला था कि एक यौगिक का निर्माण करे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है
CaO प्लस CO2 गोज टू CaCO3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। तो एक यौगिक ये है और एक यौगिक यहाँ है, मतलब दो यौगिक दोनों क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। और अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करने के बाद बनाते हैं CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ हो क्या रहा है कि पहला यौगिक दूसरा यौगिक के साथ अभिक्रिया करके और कोई तीसरा यौगिक का निर्माण कर दे रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि जो प्रश्न बोल रहा था उसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड पहला यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा यौगिक दोनों अभिक्रिया करके और तीसरा यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं। प्रश्न भी यही बोल रहा था कि दो यौगिक दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए जो अभिक्रिया करके तीसरा यौगिक बना ले। तो आपका ये आंसर हो गया कि पहला यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। तो दो यौगिक यहाँ पे मिलकर तीसरा यौगिक का निर्माण कर दे रहे हैं। तो यही इच्छा था प्रश्न का। आगे देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है, लाइन को मिटा दिया जाएगा। 17 क्वेश्चन कहता है कि समीकरण NaOH प्लस HCl गोज टू NaCl प्लस H2O। देखिए इस तरह के उदाहरण को आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो अम्ल और जब क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल, यहाँ लवण NaCl को लवण बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड है और यहाँ H2O मतलब जल है। तो सीधा बात समझिए, अगर क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो हम कहेंगे कि जो ये अभिक्रिया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ प्रश्न भी यही बात बोल रहा है कि देखिए जो ये अभिक्रिया हुआ है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। हमारा बात ही प्रश्न भी बोल दिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण है। और क्या आगे पूछता है, कहता है कि आप बताइए कि इसको कुछ और नाम आप दे सकते हैं, कोई और अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। तो हमने लिखा कि हाँ इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसका नाम विस्थापन अभिक्रिया भी हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो जाएगा, तो सुनिए यहाँ पे हुआ क्या है कि NaH के स्थान पे चला गया है, मतलब यहाँ से जो HCl में H था उसको भगा दिया, HCl में H को भगा के और Na वहाँ पे चला गया, मतलब NaCl का निर्माण देखिए यहाँ पे कर दिया है। तो HCl में से H को भगाया है और H को भगा के और Na अपने वहाँ पे चला गया है। तो Na यहाँ पे गया है और H को भगाया है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है अंतिम रिजल्ट कि Na और Cl दोनों आपस में मिल गए हैं और H को भगा दिए हैं। तो Na और Cl जब दोनों आपस में मिल गए हैं तो यहाँ पे NaCl का निर्माण कर दिए हैं। तो देखिए अगर कोई पहला दूसरा को भगा के स्वयं उसके स्थान पे चला जाए, फिर से सुनिए, यदि किसी को कोई भगा दे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन को भगा दिया Na और Na अपने वहाँ पे स्थान ग्रहण कर ले और NaCl देखिए यहाँ पे निर्माण कर दिया है। तो आप समझिए कि अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और आप क्लास में भी जान चुके हैं कि अगर किसी एक को भगा के कोई दूसरा वहाँ जाए और एक नया पदार्थ का निर्माण कर दे तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। आगे क्या प्रश्न दिया है कि अभिक्रिया H2O प्लस F2 गोज टू HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो देखिए आपको ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ा दिए हैं, लेकिन ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में नहीं बताया हूँ अभी तक। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक पूछ रहा है कौन है, तो आप केवल समझ लेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीकारक H2O को बोला जाता है, इतना केवल याद रखेंगे। और यहीं क्वेश्चन आंसर सब समाप्त होगा। हम आपको क्या करेंगे, ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में जिक्र करेंगे। ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में जिक्र नहीं किया है अभी तक, केवल ऑक्सीकरण और अवकरण को बताया है। तो थोड़ा सा इसमें कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी बता देंगे केवल आपको समझने के लिए। 5 मिनट तक वही बात बताया जाएगा ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में। ठीक है, तो अभी केवल इतना लिखेंगे कि H2O यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकारक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इतना लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि जब जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, परंतु यदि कॉपर के साथ यह अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया क्यों नहीं होती है, यही आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो बस इसका आंसर सीधा सा है कि जो कॉपर होता है वह कॉपर जिंक के अपेक्षा बहुत कम अभिक्रियाशील है। मतलब तांबा के जो क्रियाशीलता है जिंक से बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है कि तांबा से जब अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। तो सीधा सा बात यही है कि तांबा जिंक के अपेक्षा कम क्रियाशील है, जिसके कारण क्या होता है कि तांबा से अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होता है तो वहाँ से हाइड्रोजन मुक्त नहीं होता है। लेकिन वही अभिक्रिया वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया यदि जिंक से होता है तो हाइड्रोजन वहाँ से मुक्त हो जाता है। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे। बस यहाँ यही समझना है कि तांबा जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है, परंतु जिंक से अभिक्रिया करता है यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस वहाँ मुक्त होता है। अब देखिए 20 क्वेश्चन क्या है आपका कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों जब मिलता है तो पेट्रोलियम गैस का निर्माण होता है। तो 3 मिलते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। लेकिन ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा ब्यूटेन की होती है। तो यहाँ पे वही सबसे ज़्यादा मात्रा पूछ रहा था, तो हमने बता दिया कि ब्यूटेन की सबसे अधिक मात्रा होती है, मतलब ब्यूटेन प्रमुख अवयव है पेट्रोलियम गैस का। तो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, इतना उतारेंगे, इतना याद भी करेंगे और पीछे वाला भी याद करते जाएंगे। तो आपका अति लघु समाप्त हुआ। वीडियो को पॉज करेंगे और इतना